नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर और रानाघाट में रैली कर टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में बदलाव का मन, लोग गुंडा तंत्र का लोकतंत्र से देंगे जवाब। बिहार की जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर आफ्सपा को कमजोर करने की कोशिश का लगाया आरोप। बीएसपी प्रमुख मायावती ने न्याय योजना को बताया जुमलेबाजी। कांग्रेस पर लगाया बीएसपी और सपा गठबंधन को रोकने का आरोप। हरदोई रैली में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी खो चुकी है जनता का भरोसा। कानपुर में राहुल गांधी ने किसानों और युवाओं का भला करने का किया दावा। %50 ईवीएम वीवीपैट के मिलान को लेकर 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में की समीक्षा, याचिका दायर। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना। कहा, हार के डर से विपक्षी दलों में हताशा। पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद टॉप कमांडर समेत 41 आतंकवादी ढेर। 2018 में जम्मू कश्मीर में मारे गए 272 आतंकी। बीते साल घाटी में पत्थरबाजी, झड़प और युवाओं के गुमराह होने की घटनाओं में भी आई कमी। सेना ने कहा, आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का पूरी ताकत से अभियान रहेगा जारी। और आतंकी हमले को रोकने में नाकाम रहने पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रक्षा सचिव, पुलिस प्रमुख से मांगा इस्तीफा। धमाके में शामिल 9 आत्मघाती हमलावरों में 8 की पहचान। रविवार को हुए धमाकों में 359 लोगों की हुई है मौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के बाकी 4 दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है और राजनीतिक दलों के नेता देश भर में जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के बोलपुर और रानाघाट में जनसभाएं की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के मुंगेर, बेगूसराय और उजियारपुर में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा की। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फतेहपुर और महोबा में प्रचार किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उमा भारती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। तीसरे चरण के मतदान के खत्म होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर और रानाघाट में चुनावी रैली को संबोधित किया। बोलपुर रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में 3 चरणों के मतदान के बाद साफ है कि यहां बदलाव की बयार है और सिंडिकेट का सिंहासन डोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी सरकार बीजेपी के लिए जितनी मुसीबतें खड़ी करेगी, उतनी ही ज्यादा ताकत से कमल खिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खात्मे और बंगाल के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। दीदी को समझ आ गया है, वो जितने मुसीबतें पैदा करेगी उतनी ताकत से कमल ज्यादा खिलने वाला है। जब सिंहासन हिल रहा है तो दीदी और उनके गुंडे बौखला भी रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, मैं यहां के लोकतंत्र प्रेमी सभी मतदाताओं को, नागरिकों को कहूंगा कि आप पूरी मजबूती से डटे रहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा में जनसभा को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 चरण के मतदान के बाद 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में नक्सल पीड़ित जिलों की संख्या में बहुत कमी आई है। झारखंड में 29 अप्रैल को चौथे चरण में 3 सीटों पर मतदान होगा। 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए खुले रूप से पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। दूसरे चरण में अंदाज तो आ गया था उनको, लेकिन फिर भी मुंह पे थोड़ा चेहरा हंसता हुआ रख करके बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन कल के मतदान के बाद तो ऐसे चेहरे लटक गए हैं। जितनी गालियां मोदी को देते थे, अब कल से उन्होंने ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामी का, अपने पराजय का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है भाई। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने बेगूसराय और मुंगेर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत जोड़ी बताया और उन्होंने कहा कि महामिलावट के नेता कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सुरक्षा बलों के खिलाफ बताया। मैं 133 योजनाएं पढ़ता हूं, मगर मुंगेर वाले बड़े चतुर होते हैं भैया, कम बोले में समझ जाते हैं। तो आपको लगे नरेंद्र मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, उस वक्त मैं लिस्ट पढ़ता हूं, तब ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, पढ़ो तो ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना। अरे यार अभी हुए 10 में ताली बजा दिया। राहुल बाबा को मालूम नहीं है ऐसी 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाई है। और मित्रों, ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी अगले 5 साल में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे। चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है और किस तरह कि चुनावी समीकरण बन रहे हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। बिहार से अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अखिलेश जी आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ये जो चरण है चौथा, इसमें दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब अहम सीटें हैं बिहार की, और किस तरह के चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, मुकाबला कैसा है यहाँ पे? बहुत ही अहम है, इसलिए अहम है कि पांचों की पांचों सीटें, इस चरण की जो पांचों सीटें हैं, पांचों सीटें एनडीए के पास है। अभी 3 सीट बीजेपी के पास है और 2 सीटें एलजेपी के पास थी, जिसमें कि एलजेपी ने 1 सीट मुंगेर जेडीयू को दिया है। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि एनडीए के जो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू, तीनों इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। और इसमें भी खास बात यह है कि अभी मैं बेगूसराय में खड़ा हूं, बेगूसराय जहां की गिरिराज सिंह को नवादा से लाया गया है और नवादा से गिरिराज सिंह लड़ेंगे। उनके खिलाफ तनवीर हसन को खड़ा किया गया है, आरजेडी के, काफी अच्छी टक्कर है। लेकिन इसके अलावा सीपीआई ने कन्हैया कुमार को उतारा है और कन्हैया कुमार भी काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं बेगूसराय में, आपको मैं बताऊं। और आज मुझे यह पता चला कि महागठबंधन ने हालांकि तनवीर हसन को दिया है समर्थन, कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दिया है, लेकिन महागठबंधन का एक साथी एनसीपी यहां कन्हैया कुमार को समर्थन दे रहा है। और डीपी त्रिपाठी जो एनसीपी के प्रमुख नेताओं में से एक है,
डीपी त्रिपाठी बेगूसराय में थे, आज सुबह वो गए हैं यहाँ से दिल्ली फिर से वापस। तो काफी रोचक मुकाबला बेगूसराय का होने वाला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मतों का विभाजन काफी बड़ी संख्या में होगा। काफी चुनाव प्रचार काफी तेजी से है, तीनों अपने अपने तरीके से। आपने सुना अमित शाह ने किस तरह से राष्ट्रवाद की बात कही, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर के परशुराम की प्रतीक्षा कविता का भी उल्लेख किया, और उन्होंने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे उनके विकास कार्यों का उल्लेख किया, और बरौनी यहीं के बगल में है, बरौनी तेल कारखाने का उन्होंने जिक्र किया। तो इन सारी बातों को उन्होंने बेगूसराय की जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके अलावा जो आरजेडी है, तनवीर हसन, उनको अपने सामाजिक समीकरण पे भरोसा है। लेकिन अगर इससे बगल में बेगूसराय मुंगेर चले तो मुंगेर में आप जानते हैं कि जेडीयू के खाते में ये सीट है, और जेडीयू के ललन सिंह जो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते हैं वो चुनाव मैदान में है, और उनका मुकाबला भी काफी रोचक होने वाला है। और उसके बाद अगर आप अखिलेश जी, सीट दर सीट आपने हमें बताया है कि मुकाबला किस तरह का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बिहार से। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कानपुर और लखीमपुर खीरी में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों, गरीबों और युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार आने पर साल में आम बजट और किसान बजट अलग अलग पेश किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही किसानों और बेरोजगार युवकों का भला कर सकती है। इस मौके पर उन्होंने न्याय योजना के बारे में भी बात की। 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए दे सकती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहीं। फतेहपुर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता और नेताओं के बीच की दूरी को खत्म करने पर जोर दिया। लोकतंत्र का क्या मतलब है कि जनता की ताकत, जनता की शक्ति से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है। इसीलिए आप सबको वोट है मिलता है। जो वोट है सबसे बड़ी ताकत है आपकी। आपका अधिकार भी है, लेकिन आपका हथियार भी है। आप इस हथियार को सोच समझ के इस्तेमाल करिए इसे। और आइए उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। नवविक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवविक्रम, 13 सीटें हैं इस चरण में, तो जाहिर तौर पर बेहद अहम है ये चरण। किस तरह का मुकाबला हम देखें, और क्योंकि कांग्रेस के चुनाव प्रचार को हम दिखा रहे थे तो ये भी समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कांग्रेस का जनाधार जो है वो चुनावों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है वोट के लिहाज से। तो क्या दिख रहा है, जो मेहनत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं उसका असर दिख रहा है प्रचार में? अभिलाषा, ये देखने वाली बात होगी कि उसका असर कितना दिखता है। हालांकि प्रियंका गांधी ने यहाँ प्रचार की कमान, मैं इस समय बुंदेलखंड के इलाके में हूँ, यहाँ प्रचार की कमान संभाल रखी है। वो महोबा आने वाली हैं, इसके अलावा औरई में। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिग्गज नेता यहाँ लगातार रणनीति और प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बुंदेलखंड के इलाके में कई रैलियाँ की। इस पूरे चरण में करीब 13 सीटें हैं, जो पिछले चरणों के लिहाज से ज्यादा हैं। तो और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ कानपुर की सीट हो, श्री प्रकाश जायसवाल बड़े नेता माने जाते हैं, सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से। तो एक तरह से कांग्रेस का यहाँ पर यहाँ कोशिश है इस पूरे बेल्ट में कि अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये सीट, अगर कन्नौज की बात करें, इटावा के आसपास समाजवादी पार्टी का क्षेत्र माना जाता है, तो समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश में है कि यहाँ पर गठबंधन को सफलता मिले। यहाँ जो उरई है, ये जालौन लोकसभा सीट है, यहाँ पर इससे पहले घनश्याम अनुरागी सांसद थे जो समाजवादी पार्टी से थे। हालांकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन जो सियासी समीकरण है इस बार पिछले बार के मुकाबले बेहद बदले हुए हैं। ऐसे में दिलचस्प मुकाबला तो देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि जो अपनी खोई हुई जमीन है उसे वापस पाने की।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त जो माहौल है चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से वो हमें समझाने के लिए। इधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज हरदोई और कानपुर में रैलियां की। हरदोई में अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में सबसे पहले समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि इतनी गर्मी और भरी दोपहरी में आप लोग यहाँ आए, ये बड़ी बात है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। सवाल है इस बात का, चुनाव इस बात का है कि हमारा देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भरोसा खत्म कर दिया है। जहां भरोसा खत्म कर दिया, हम एक दूसरे के बीच में बांटने का काम किया भाजपा ने। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की न्याय योजना को जुमलेबाजी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ कांग्रेस भी बसपा और सपा को रोकने के लिए एक हो गई है, वो गठबंधन को सत्ता में नहीं देखना चाहती। वाराणसी में नामांकन से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रोड शो में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। रोड शो को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। लंका चौराहे से करीब 4 किलोमीटर के रोड शो को 80 सोनारपुरा होते हुए दशाश्वमेध घाट तक ले जाया जाएगा। प्रशासन ने यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए, जो अब तक इंटीमेशन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को बीएचयू हेलीपैड पे आएंगे और वहाँ से बीएचयू के मेन गेट जहाँ मालवीय जी की प्रतिमा है वहाँ से उनका रोड शो प्रारंभ होगा, जो सिवाला जंगमबाड़ी होते हुए गोदौलिया होते हुए चितरंजन पार्क तक जाएगा। तो रोड शो में सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त की गई हैं। जो एंटी सपोर्टाज चेकिंग वगैरह होती है वो सब कर दी गई है। पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं हर पॉइंटों पे। बाकी जो भी सुरक्षा मानक है उनको ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट तैयारी की है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में सम्मिलित होने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो वापस चले जाएंगे जहां उनको रात्रि विश्राम जहां भी उनका प्रस्तावित होगा। अगले दिन 26 को उनके नामांकन की संभावना है कि 26 तारीख को नामांकन करेंगे। बनारस की पावन धरती, बीएचयू का गेट और पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पे माल्यार्पण करके और अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें तो 4 किलोमीटर के रोड शो में इसी रास्ते से होते हुए और दशाश्वमेध घाट तक जाएंगे। जैसा कि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री 80 चौराहा, मदनपुरा, सोनारपुरा और गोदालिया चौराहा तक रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद दशाश्वमेध घाट जाएंगे जहां पे वो गंगा आरती में भाग लेंगे। बात रही सुरक्षा की, तो सुरक्षा चाक चौबंद है। जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उस पे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होंगे। 15 आईपीएस ऑफिसर लगाए गए हैं। उसके बाद कमिश्नर और कमिश्नर के साथ साथ यहाँ के डीएम मौके पे तैनात होंगे। एसपी जी की सुरक्षा है, इसलिए यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जहां तक बात रही कि मोदी को लेकर काफी क्रेज है और बनारस में जगह जगह देख सकते हैं कि उनके समर्थक अभी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, उनके रोड शो में उन्हें हिस्सा लेने का मौका कब मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रसन्न कर्माकर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, बनारस। देश की लोकप्रिय हस्तियों के बारे में जानने की हर किसी को दिलचस्पी रहती है। इन हस्तियों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में गरमाए सियासी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखा इंटरव्यू दिया है। अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गैर राजनीतिक इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विपक्षियों से जुड़ी बेहद निजी बातें और रिश्तों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सख्त हूं, अनुशासित हूं, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। स्ट्रीक अलग चीज है। मैं स्ट्रीक हूं, डिसिप्लिन हूं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके, अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूं। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूं। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया तो एक तो तरीका होता है, भाई क्या ले आए हो,
दूसरा होता है वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करें तो कैसा होगा। तो क्या होता है मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो। बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब वे खैर वो फॉर्मल होता है, क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के साथ मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था, और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मारते हो, फिर तुम तो बोले RSS वाले हो, गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी हाँ, साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है, और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी दलों ने बुधवार को ईवीएम वीवीपैट मिलान को 50% करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को समीक्षा याचिका दायर की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। ईवीएम वीवीपैट मिलान को लेकर हुई विपक्षी दलों ने इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खात्मे में बड़ी कामयाबी मिली है। 2018 में 272 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि घाटी में आतंकी गुटों की भर्ती में स्थानीय युवकों की संख्या में कमी आई है। वहीं पिछले साल पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है। Recruitment of local youth dipped down. It continues to be low. That's again a very healthy sign. 272 militants were neutralized in the state during the year 2018, and a large number of them were apprehended. Stone pelting and land order engagements came down to a drastic level. Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Tauba commanders and operatives, their number during the last year and the current years is 46. This year, total of 69 terrorists have been killed, 12 apprehended. Post Pulwama, 41 terrorists have been killed, and out of them 25 belong to Jaish-e-Mohammed. And out of the 25, 13 were the foreign terrorists, Pakistanis, and 13 were category A+ and above. So basically, we have targeted the Jaish-e-Mohammed leadership. The situation now is, there is no one coming forward to take on the leadership of Jaish-e-Mohammed in the valley. We have the details, we have the exact details as to how many local terrorists and how many foreign terrorists, but we would not like to share those details in this meeting at this juncture. But notwithstanding, anyone who picks up a gun will be eliminated.
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज तिरुपति में वेंकटेश्वरा वेटरिनरी यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि को लाभकारी और सतत बनाने के लिए और भी कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो प्राचीन काल से ही जानवरों को पवित्र प्राणी मानते थे। सभी जीवन रूपों के लिए सम्मान हमारी संस्कृति की एक पहचान है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं के लिए कृषि को आकर्षक करियर बनाने पर जोर दिया है। You have indeed chosen a noble profession. Veterinary science is a multidisciplinary subject which includes research on diagnosis, control, prevention and treatment of animal diseases, and also deals with basic zoology, welfare and care of animals. It should be noted that all activities of animal sciences affect human health either directly or indirectly. Veterinary science at a fundamental level is human health activity only. भारत में ह्यूमन कैंसर आम बात है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैंसर अब पशुओं और जंगली पशुओं में भी तेजी से फैल रहा है। तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वरा वेटरिनरी यूनिवर्सिटी में पशुओं में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के कैंसर पर तेजी से काम हो रहा है। यहाँ का कैंसर म्यूजियम देश में अपनी तरह का पहला वेटनरी कैंसर म्यूजियम है। देखिए राज्यसभा टीवी की ये खास रिपोर्ट। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी का कैंसर म्यूजियम देश का पहला ऐसा म्यूजियम है जहां पशुओं में पाए जाने वाले कैंसर को लेकर कई शोध हो रहे हैं। इस म्यूजियम में कैंसर से जुड़े करीब 500 से ज्यादा नमूनों को रखा गया है, जिनमें मेलानोमा, हॉर्न कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोसार्कोमा और पशुओं से जुड़ी कई बीमारियों के नमूनों को रखा गया है। पशुओं और जंगली पशुओं में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जुड़े नमूनों के जरिए कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। This is one of the best museum among the different veterinary university, and we are having a good number of collection of specimens, including rare specimens, more than 600, and including wild animals also. We are getting good number of postmortem cases of the wild animals. We are collecting the specimens. This is more useful for the education purpose. Our students are utilizing this facility, and surprisingly, all old wild animals, more than 75%, 80%, they are positive for the different cancer conditions. पशुओं में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की बीमारियों, पैरासिटिक डिजीज, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, पोल्ट्री डिजीज और कैंसर से जुड़े नमूने शोध और छात्रों के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इस म्यूजियम में चिकित्सा के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोधों और उपलब्धियों को भी छात्रों के लिए रखा गया है। And these specimens are very, very useful for teaching purpose. And many other college students, they visited and they praised our museum. They said this is one of the best museum in the country. And in this college, other departments are also utilizing the facilities of this museum. पशुओं से जुड़े कई तरह के कैंसर और बीमारियों के नमूनों को यहाँ 1960 से ही सुरक्षित रखा जा रहा है। देश और विदेश में वेटरनरी साइंस और मेडिकल से जुड़े छात्र इस म्यूजियम की सुविधाओं और रिसर्च से लाभ उठा रहे हैं। तिरुपति से राजकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकी हमले को रोकने में नाकाम रहने पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रक्षा सचिव, पुलिस प्रमुख से इस्तीफा देने को कहा है। श्रीलंका में रविवार को आतंकी हमले में 9 आत्मघाती हमलावर शामिल थे। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि 8 हमलावर पहचाने जा चुके हैं। अभी तक 60 संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 32 से खुफिया पुलिस की हिरासत में पूछताछ चल रही है। इन हमलों में मारे जाने वालों की संख्या अब 359 हो चुकी है। इनमें 10 भारतीय समेत 39 विदेशी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।